हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग हमारा ये लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर देखेंगे, देन दिस चैप्टर विल गेट ओवर। ठीक है, अब ये लास्ट पार्ट जो है बच्चों, दैट इज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड आईएफआरएस। ठीक है, अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड आईएफआरएस एग्जैक्टली क्या होते हैं, तो मैं अगर आपको शॉर्टली स्वीटली बताऊं तो बच्चों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज होगी तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड आईएफआरएस है। लेकिन अभी आपको 11th में जो नेसेसिटी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वो उतनी नहीं है। ठीक है, और ना ही आपको ये बहुत डिटेल में दिए गए, जस्ट आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अरे बेटा, यहाँ 11th में ही क्या, आप जब सीए फाउंडेशन में भी जाओगे तो वहां पे भी आपको इसका जनरलाइज इंफॉर्मेशन दिया गया है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया है। ठीक है, आप बोलेंगे सर आप इसकी जितनी तारीफ कर रहे हो ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड आईएफआरएस की, तो आप हमको ये भी बता दो कि व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये सबके दिमाग में चल रहा होगा। तो बच्चों, मैं आपको जनरलाइज वे में समझाने की कोशिश करता हूं, यहां पे आप बस आराम से ध्यान देना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ओके, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, एएस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ब्रैकेट में आपने क्या लिख दिया, एएस। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एग्जैक्टली किस चीज के होते हैं और इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों। हमारे इंडिया में जितने भी बिजनेसेस हो या प्रोफेशन हो, बिजनेस किसको बोलेंगे, जहां पे गुड्स का आदान प्रदान होता है, मैं बोलूंगा गुड्स लाएंगे बेचेंगे, वो बिजनेसेस मान सकते हो आप लोग। और प्रोफेशन किसको बोला जाएगा, जो लोग अपनी सर्विसेज रेंडर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रोफेशन। तो जितने भी आपके बिजनेसेस है या फिर प्रोफेशन होंगे, तो इन सब की अकाउंटिंग जो होती है, जो भी पर्टिकुलर आइटम होगा तो उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, ये आपको कौन समझाएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझाएगा। ओके, तो ये बात आपके दिमाग में फिट कर लो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको हर आइटम ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट में या बिजनेस में आपको जो जो भी पर्टिकुलर आइटम मिलेगा, उस आइटम की क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है, ये आपको कौन समझाएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझाएगा। ओके, हम लोग आगे जब आप जाएंगे, अभी तो फिलहाल हमने प्रैक्टिकल स्टार्ट ही नहीं किया, तो जब अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा तो वहां पे आपको जो भी चीज नजर आएगी ना बच्चों, वो सब इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की देने, वो सब कहां पे लिखा हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये काफी सारे ऐसे मैं बोल सकता हूँ रूल्स होते हैं जिसके अंदर आप लोगों को बताया जाता है कि भाई कौन सी चीज का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना। ओके, ये कहां दिया जाता है, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर। ओके, अब आप बोलेंगे सर हेडर तो ये था एएस एंड आईएफआरएस। ओके, तो एएस हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो आपका जाहिर सा सवाल मेरे सामने यही आएगा कि सर आईएफआरएस का मीनिंग क्या होगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, आईएफआरएस मतलब आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, और ये आईएफआरएस एग्जैक्टली क्या काम करते हैं, तो बच्चों जो ग्लोबली अकाउंटिंग होती है ना, या मैं बोलूंगा ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग जो होगी, वो सब कहां पे लिखा गया है, आईएफआरएस में। आईएफआरएस में अकाउंटिंग के ऐसे रूल्स दिए हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। आईएफआरएस में जो लिखा गया है कि भाई इस चीज का ऐसा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करो, तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज किया जाता है, पूरे वर्ल्ड में उसको माना जाता है। इज दैट क्लियर? तो वो क्या होगा, आईएफआरएस। आप बोलेंगे सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो मैं बोलूंगा इंडिया तक ही उसका स्कोप। आप बोलेंगे सर आईएफआरएस, तो मैं आपको बोलूंगा बेटा इंटरनेशनली उसको एक्सेप्ट किया जाता। इज दैट क्लियर? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमारे इंडिया में बिजनेसेस की कैसी अकाउंटिंग करनी चाहिए, कौन से आइटम को कैसा इफेक्ट दोगे, ये सब बातें देखने मिलेगी। जबकि आईएफआरएस में भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ही है, लेकिन वो ऑल ओवर द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड में क्या होती है बताना, रिकॉग्नाइज होती है। तो उसका नाम भी तो क्या है बच्चों, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, तो फिर अकॉर्डिंगली ये दोनों का एक बेसिक सा डिफरेंस मैंने आपको बताया। दोनों भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ही बताते, जो भी आपके आइटम्स होंगे उनकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है वही बताते हैं, एएस भी और आईएफआरएस भी। सिर्फ फर्क इतना है, एएस इंडिया के हद तक है और आईएफआरएस की बात करूंगा तो वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड तक जाएगा उसका स्कोप। इज दैट क्लियर? आगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड द फ्रेमवर्क and norms to be followed in accounting so that the financial statement of different enterprises become comparable. Okay,
अब यहाँ पे इनका बोलना क्या रहा है बच्चों, इनका बोलना ये है कि ये जो आपके क्या रहेगा बताना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होंगे, इसके अंदर क्या होता है, फ्रेमवर्क, इसके अंदर क्या है बताना, फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब क्या है, इसमें फॉर्मेट्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। एंड नॉर्म्स टू बी फॉलोड इन अकाउंटिंग, नॉर्म्स बोले तो क्या, कंडीशंस, या मैं बोलूंगा रूल्स, ओके, रूल्स टू बी फॉलोड इन अकाउंटिंग सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट इंटरप्राइजेस बिकम व्हाट, कंपेरेबल, जिससे क्या हो गए, अलग अलग इंटरप्राइज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल बनने लग जाएंगे। अब देखो बच्चों, एक सिंपल सी बात बताता हूं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके पहले भी बहुत बार आया हुआ है और इसके पहले भी मैंने काफी बार आपको बताया है, बट फिर भी एक बार बता देता हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब हुआ आपका बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दो आपके कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या था, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या था बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस में हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये दिखाई देता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस में। इज दैट क्लियर? तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इन्हें अगर कंपेरेबल आपको बनाना हो तो कंपेरेबल बनाने के लिए आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प करेंगे। आप बोलेंगे सर कैसे कंपेरेबल बनाने में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प करते हैं, कैसे, डिफरेंट इंटरप्राइजेस, डिफरेंट इंटरप्राइजेस बोले तो अलग अलग बिजनेसेस, ओके, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस जो होंगे तो उनके जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो उसे कंपेरेबल कौन बनाने वाला है, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएगा। तो आपका जाहिर सा सवाल आएगा कि सर एग्जैक्टली हमको बताओ कैसे कंपेरेबल हो सकता। तो मेरी बात सुनना, मान के चलो ये है B1 और ये है B2, बेटा B2 नहीं है B2, ओके। तो ये दो B1 B2 ये क्या है बताना, दो अलग अलग बिजनेसेस है, ठीक है। अब ये जो बिजनेसेस है बच्चों, अब इसमें मैं तुमको एक बात बताता हूं, ये B1 जो है ये कुछ अलग डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करता है, ओके, मतलब ये अलग अलग कुछ मेथड फॉलो करता है और B2 क्या करता है बताना, कुछ अलग मेथड फॉलो करता है, डिफरेंट पॉलिसीज। तो B1 अकाउंटिंग की अलग पॉलिसी और B2 अकाउंटिंग की अलग पॉलिसी फॉलो करता है। पॉलिसी का मतलब आप अभी के लिए पकड़ के चलो अकाउंटिंग की मेथड। तो जब दोनों की मेथड ऑफ अकाउंटिंग अलग अलग है, दोनों की मेथड ऑफ अकाउंटिंग अलग अलग है, तो क्या आप दोनों को कंपेयर कर पाओगे क्या? तो जवाब है कंपेयर नहीं कर सकते। अरे बात समझे कि नहीं समझे? आप कंपैरिजन कर पाओगे क्या इनका? नहीं कर पाएंगे। जब भी आपको किसी चीज में कंपैरिजन करना है ना, तो आपको सेम बेस से कंपैरिजन करना पड़ता है। अब जैसे मान के चलो अभी आप कौन से क्लास के बच्चे हो, आप लोग 11th के बच्चे हो, ठीक है। आपको 11th में लेट से 11 छोड़ो, अभी अभी आपने क्या पास कर लिया, 10th के एग्जाम पास किए, और 10th के एग्जाम में बच्चों आप लोगों को ऐसा पकड़ के चलना, ऑलमोस्ट मैंने जितनों के मार्क मेरे को पता है ऑलमोस्ट 90 प्लस ही है, या 85 तो प्लस डेफिनेटली है ही है, बहुत अच्छा स्कोर है। तो ऐसा मानो अभी आपको 92% मार्क्स मिले और एक बंदा है जो सीए फाइनल में उसे 70% मार्क मिल रहे, ओके। आपको 10th में कितने मिल रहे, 90% मार्क मिल रहे, और एक बंदा है जिसको सीए फाइनल में कितने मार्क्स मिल रहे बताना, 70% मार्क्स मिल रहे, ठीक है। तो पास तो आप भी हुए और वो बंदा भी पास हुआ, ओके। तो मेरे को एक बात बताओ, आप जाके उस सीए फाइनलिस्ट से कंपैरिजन करने लग जाओगे कि यार तेरे को तो सिर्फ 70% मिले, तेरे को सिर्फ 70% मिले, मेरा रिजल्ट देख मेरे को 90% मिले, क्या कंपैरिजन करोगे? तो जवाब है बेटा कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके अलग अलग एग्जाम्स थे, आपके बेस अलग अलग थे, ओके। तो जब बेस अलग अलग हो तो आप ऐसे कंपैरिजन कभी नहीं कर पाओगे। इज दैट क्लियर? तो बस वही बात यहां पे भी हो रही है। B1 B2 दो अलग अलग बिजनेसेस है, दोनों भी अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रहे थे। तो B1 कुछ अलग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहा है और B2 कुछ अलग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहा है। तो जब ये दोनों अलग अलग पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं, तो क्या हम लोग दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर सकते क्या? नहीं कर सकते, जब तक ये सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो नहीं करते।
मतलब एक जैसी अकाउंटिंग पॉलिसी अगर फॉलो नहीं करेंगे तो तब तक हम इन्हें कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ओके, एक पीछे एक हमारा डिस्कशन हुआ था, अब आई डोंट नो आपको कितना याद है, हमने देखा था डेप्रिसिएशन के बारे में। तुमको याद नहीं है, मैं फिर भी बार बार याद दिलाऊंगा, और जिसको याद है वो तो बड़ी अच्छी बात है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या था बच्चों? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट। तो इसका मतलब क्या है? मैंने आपको बोला था ना, मैंने एक लैपटॉप लिया है 60,000 में, 1 ईयर यूज कर रहा हूं, आपको बोल रहा है अरे भाई बहन परचेस कर लो। आपने बोला सर परचेस तो कर लेंगे बट बताओ कितने में दोगे? मैंने बोला 60,000 में। आपने क्या बोला? सर बेवकूफ समझा है क्या, हम 60,000 में तो कभी नहीं लेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, आपने क्यों नहीं लिया था? क्योंकि आपको एक बात समझती, वो लैपटॉप में 1 साल से यूज कर रहा था, 1 ईयर से आई वॉज यूजिंग दैट पर्टिकुलर लैपटॉप, सो उसकी वैल्यू का क्या हो रहा है बताना? रिडक्शन होता। मेरे यूज करने से उसकी वैल्यू क्या होने लग गई? रिड्यूस होने लग गई। तो बात यही होती है बच्चों, जब भी आपके रिडक्शन होने लग जाए वैल्यू ऑफ असेट में, दैट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। और ये डेप्रिसिएशन निकालने के हमारे अकाउंट्स में दो मेथड दिए, एक डब्ल्यूडीवी दी है और एक एसएलएम दी है, मैंने इसकी भी चर्चा करी थी आपसे। तो आप एक बात समझ के लो, अपना जो B1 है, ये यहां पे हमने जो B1 निकाला बिजनेस वन, तो बिजनेस वन डब्ल्यूडीबी मेथड से डेप्रिसिएशन निकालता और एसएलएम मेथड से निकालता है B2। तो दोनों बिजनेसेस अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, तो ये तो सर्टेन है ना कि इसका रिजल्ट अलग दिखेगा और इसका भी रिजल्ट अलग दिखेगा। रिजल्ट से मेरा मतलब है प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट अलग, इसका प्रॉफिट अलग। तो क्या आप इन दोनों को ऐसे कंपेयर कर सकते हो क्या? तो जवाब है नहीं कर सकते। जैसे आप 10th पास बच्चे को सीए फाइनलिस्ट वाले बच्चे के रिजल्ट से कंपेयर नहीं कर सकते, वैसे ही आप लोग B1 B2 को दोनों को एक साथ कंपेयर कर पाओगे क्या? तो जवाब है नहीं कंपेयर कर पाओगे। इज दैट क्लियर? तो बच्चों बस यही बात मुझे आपको बतानी है, जब आपको कंपैरिजन करना है ना, तो आपने सेम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए। ओके, आपने सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करनी चाहिए, मतलब जो भी आपकी मेथड्स वगैरह है तो वो सारी सेम चाहिए। अगर ये सेम रही तो जाके आप उनको क्या कर सकते हो? कंपेयर कर सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा था अकाउंटिंग के अंदर, जिसके मर्जी जो आया वैसे अकाउंटिंग करने लग गए थे लोग। मतलब मेरे मर्जी में आया कि भाई इसको ऐसे अकाउंट करूं, तो मैंने मेरे मर्जी के हिसाब से किया, कोई दूसरा बंदा अलग तरीके से उसे अकाउंटिंग कर रहा है। तो इससे प्रॉब्लम कहां जनरेट हो रही थी बच्चों? कोई भी बंदा अपने मर्जी से कैसे चाहे वैसे अकाउंटिंग करने लग गया। अब उसके रीजन से, वैसे काम करने से हुआ क्या? आपके सब अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी होने से फिर इनके जो रिजल्ट्स आने लगे, या मैं बोलूंगा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके बनने लग गए, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब मैंने यहां पे बताया आपको क्या? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस आपस में कंपेरेबल हो ही नहीं पा रहे थे। ओके, तो क्योंकि ये कंपेरेबल नहीं रहे, तो फिर एक जरूरत पैदा हुई कि यार सब अलग अलग ऐसे कुछ भी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करेंगे तो हम किसी को कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे। ओके, तो फिर इसी के लिए आपके क्या बनाए गए बताना? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या किया जाता है बच्चों? सब लोग एक तरह की पॉलिसी फॉलो करने लग जाए, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज निकाली गई। ओके, तो फिर बोल दिया गया कि भाई सब लोग अब से क्या करेंगे बताना? जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अकाउंटिंग के मेथड्स दिए गए हैं या अकाउंट कैसे करना ये दिया गया है, तो सब लोगों ने क्या करना? ऐसे ही फॉलो करना। ओके, तो फिर अकॉर्डिंगली अब क्या होने लग गया? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बोला गया है कि भाई इस चीज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऐसे ही करना, तो लोगों ने फिर अपने दिमाग लगाने बंद कर दिए। पहले क्या हो रहा था? मैं मेरे हिसाब से कुछ भी अकाउंटिंग कर रहा हूं, दूसरा बंदा दूसरे के हिसाब से कर रहा है, तो ये सब लोग अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट माने बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस कंपेरेबल नहीं हो रहे थे। तो फिर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए और इन स्टैंडर्ड्स में डाले गए रूल्स कि क्या रूल रहेंगे आपके अकाउंटिंग करने के। ओके, आपको जब भी अकाउंटिंग करनी है तो किन बातों पे आपको फोकस करना पड़ेगा, किन बातों पे नहीं, ये सब कहां पे दिया गया था बताना? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। तो इन शॉर्ट
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने से आपको पक्की बात पता चल गई कि जब आपको अकाउंटिंग करनी है तो आप लोग अकाउंटिंग एग्जैक्टली कैसे करोगे। ये आपको कहां से समझेगा बताना, आपके इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से समझेगा। इज दैट क्लियर? तो बच्चों यही है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो चलो एक बार वापस से पढ़ लेते हैं। अब ये 2 लाइनें मेरे हिसाब से अब आपको समझनी चाहिए। क्या लिखा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड द फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क को आप लोग स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, ओके, एंड नॉर्म्स, नॉर्म्स बोले तो रूल्स, ओके, तो ये रूल्स भी बताता है और स्ट्रक्चर भी बताता है टू बी फॉलोड इन अकाउंटिंग, जो आपने फॉलो करने चाहिए अकाउंटिंग करते वक्त, सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट इंटरप्राइजेस, जिससे क्या होगा, अलग अलग जो भी इंटरप्राइजेस होंगे जैसे B1 B2 बिकम कंपेरेबल, तो ये क्या होने लग जाएंगे, कंपेरेबल होने लग जाएंगे, ओके। इट इज नेसेसरी टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल टू इंश्योर कंसिस्टेंसी, कंपेरेबिलिटी, एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब बच्चों मैंने जैसे आपको बताया, पहले जिसके जो मर्जी में आता वैसे अकाउंटिंग करने लगते। लोग बोलते थे भाई अकाउंटिंग करने का मतलब क्या है, हिसाब किताब लिखना। तो कोई बंदा क्या करता था, सिर्फ जिससे आना बाकी उतना लिखा, जिसको देना बाकी उतना रिकॉर्ड कर लिया और बोलने लग गया, तो हो गई मेरी अकाउंटिंग। कोई बंदा पैसा आ रहा है लिख के रख रहा है, पैसा जा रहा है लिख के रख रहा है, किसको देना बाकी लिख के रख रहा है, किससे आना बाकी लिख के रख रहा है, वो बोलता है हो गई मेरी अकाउंटिंग। मतलब जिसके जो मर्जी में आ रहा वो अपने मर्जी के अकॉर्डिंग क्या करने लग गए, अकाउंटिंग करने लग गए। तो आपको नहीं लगता कि ये सब चीजें नहीं चलती? तो फिर इसी के लिए एक नेसेसिटी समझ में आई कि आपका जो भी अकाउंटिंग है उसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। जो भी आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। योर प्रिंसिपल हैज टू बी स्टैंडर्डाइज, ओके, टू इंश्योर व्हाट, टू इंश्योर कंसिस्टेंसी, कंपेरेबिलिटी, एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ योर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसका मतलब क्या हुआ, आप क्यों अकाउंटिंग पॉलिसी को स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश कर रहे हो, क्यों आपको ऐसा लग रहा कि आपके डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज नहीं चाहिए, तो उसका रीजन है ताकि आपकी कंसिस्टेंसी नजर आने लग जाए, ओके। कंसिस्टेंसी कैसे, अगर मान के चलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही आपको बोल देता कि भाई तुम लोगों को इस चीज की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऐसी करनी है, तो आप वैसे ही करने वाले हो, तो फिर ईयर बाय ईयर आप लोग क्या करोगे, उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करने भी लगोगे। कंपैरेबिलिटी, कैसे कंपैरेबिलिटी होगी, अगर दो बिजनेस इंटरप्राइजेज अपने जो मर्जी आया वैसे अकाउंटिंग करे तो उन्हें कंपेयर आप वैसे तो नहीं कर सकते, बट अगर यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी सब लोग फॉलो करें तब आप उनको क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। एडिक्वेसी, अब जब आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आते हैं तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करते हैं बच्चों, आपको एडिक्वेसी बताते हैं, ओके। जो भी आपके अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स वगैरह है तो उसको एडिक्वेट बनाते हैं, कौन से जरूरी प्रिंसिपल है वो आपको फॉलो करने लगाते हैं। एंड लास्ट में रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जब आप ये अकाउंटिंग पॉलिसीज या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करोगे तो इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके रिलायबल होने लगेंगे। मतलब जो आपका प्रॉफिट निकलेगा वो रिलायबल ही निकलेगा, मतलब ट्रस्ट वर्दी निकलेगा, मतलब आप उस पर ट्रस्ट भी कर पाओगे, ओके। फिर वैसे क्या होगा बताना, आपका जो भी मतलब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे दैट शुड बी रिलायबल, या मैं बोलूंगा ट्रस्ट वर्दी होने चाहिए, ठीक है। तो देखो ये है सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये इतने चीजों के रिक्वायरमेंट होने के लिए ही हम लोगों ने क्या बना के रखा है बताना, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना के रखे हुए। इज दैट क्लियर? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के पीछे आई होप क्या मकसद था आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद इन द अदर वर्ड, इन द वर्ड्स ऑफ कोलर, ओके, ये बंदा आपको मेरे ख्याल से उसी में भी बहुत बार दिख जाता होगा। ये इसको कुछ काम धंधे थे नहीं, ये जब चाहे तब मुंह उठा के क्या दिया करता था, डेफिनेशंस दे दिया करता था। तो ये कोलर ने क्या किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की भी एक डेफिनेशन दी है। क्या बोलता है बंदा, बंदा सेज दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर कोड ऑफ कंडक्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोड्स ऑफ कंडक्ट है। कंडक्ट बोले तो क्या, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ओके, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये किसके अंदर दिया जाता है बताना, ये आपके कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर दिया जाता है, ठीक है।
तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड बाय द कस्टम्स। कस्टम्स का मतलब क्या होता है बच्चों, जो आपका पहले से ट्रेडिशन चल रहा है। ओके, लॉज, लॉ का मतलब क्या हो गया, लॉ का मतलब है जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसको हमें फॉलो करना ही पड़ता है। प्रोफेशनल बॉडीज, ओके, फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट्स एंड अकाउंटेंट जनरली। अब देखो, जहां तक बात करूं 11th स्टैंडर्ड की, जहां तक बात करूं 11th स्टैंडर्ड की, तो 11th स्टैंडर्ड में भी कभी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कुछ पूछा नहीं जाता, ये लिख के ले लेना। और ना ही आपके सीए फाउंडेशन में कभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पूछता। हाँ, बट सीए इंटरमीडिएट में सीधे 30 मार्क्स आप पकड़ के चलो, 100 में से फिक्स होते किसके लिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए। बट उसमें ये छपरी बातें नहीं होती कि क्या फायदा होता क्या नहीं होता, ये बातें नहीं होती। उसके अंदर तो डायरेक्टली क्या हो जाता है बताना, वहां पे डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे डिपेंड करते हैं। ये तो सिर्फ हमारे सामने जनरलाइज डेफिनेशंस एंड ऑल ये सब बातें देके रखी हुई है। डेफिनेशन भी इसको लर्न करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है क्यों है, तो मेरे लिए काफी हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये तो चीजें यहां से एग्जाम में निकलती भी नहीं है। ठीक है, तो भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कोलर ने कैसे डिफाइन किया, तो वो बोलता है दीज आर द कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड बाय द कस्टम्स। मतलब ट्रेडिशन के हिसाब से जो कोड ऑफ कंडक्ट डाले गए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसको क्या बोलेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट। लॉज और प्रोफेशनल बॉडीज फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट्स एंड अकाउंटेंट जनरली। और ये सब आपने कोड ऑफ कंडक्ट जो बनाए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये कोड ऑफ कंडक्ट एग्जैक्टली आपने किसके लिए बनाया, तो आपने बनाया ताकि आपको अकाउंटेंट को हेल्प हो सके, आपके जो भी जनरल अकाउंटेंट्स है उनको सपोर्ट मिल सके, तो इसके लिए क्या बनाए गए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और मैं जैसे आपको बता रहा हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में सब दिया जाता है रे भाई कि आपको अकाउंटिंग कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है, तो इससे क्या हो जाएगा बताना, आपको सपोर्ट हो जाता है। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा कोलर की डेफिनेशन। तो कोलर ने तो भाई सिंपली, अगर आपको ध्यान में आ रहा होगा, तो उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डिफाइन कैसे किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और ये कौन डिफाइन कर रहा है, कोलर। तो इस बंदे ने इसे डिफाइन कैसे करके रखा है, तो सबसे मोटी बात उसने क्या बोला, इट इज अ कोड्स ऑफ कंडक्ट। मतलब इसमें ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें किसके अंदर दी जाती है बताना, आपके कोड ऑफ कंडक्ट में या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में होगी। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट है, और ये इम्पोस्ट कौन कर रहा है, इम्पोज्ड बाय, ये कौन लगाता है, तो इट इज इम्पोज्ड बाय कस्टम्स, उसके बाद लॉज, उसके बाद प्रोफेशनल बॉडीज, उसके बाद क्या बताना, प्रोफेशनल बॉडीज। ओके, तो ये आपका क्या होगा बताना, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा। देखो कोलर ने क्या बोला, इट इज अ कोड्स ऑफ कंडक्ट, ये कोड ऑफ कंडक्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल। जो इंपोज कौन कर रहा है बताना, एक तो कस्टम, फिर लॉज, और तीसरा प्रोफेशनल बॉडीज इसको क्या कर रही है बताना, इंपोज कर रही है। ठीक है, और ये किसके लिए हो रहा है, फॉर द बेनिफिट ऑफ, फॉर द बेनिफिट ऑफ, फॉर द बेनिफिट ऑफ, हाँ बोलो किसके बेनिफिट के लिए बताना, पब्लिक अकाउंटेंट्स, पब्लिक अकाउंटेंट्स, और उसके बाद अकाउंटेंट्स जनरली, अकाउंटेंट्स जनरली। ओके, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है बच्चों, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दीज आर कोड ऑफ कंडक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, विच इज इम्पोज्ड बाय हुम, कौन इसको इम्पोज कर रहा है, इसको कस्टम इम्पोज कर रहे हैं। कस्टम मतलब जो हमारा ट्रेडिशन है उसके हिसाब से बनाए जाते, लॉस के हिसाब से या लॉ को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, या फिर और इसको कौन बनाता है, प्रोफेशनल बॉडीज बनाती है। ओके, ये इनको इम्पोज करते हैं। हाँ, ये किसके बेनिफिट के लिए होता है, पब्लिक अकाउंटेंट और अकाउंटेंट्स जनरली। ओके, तो इनके लिए ये सब चीजें बनाई जाती है। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। हेलो,
हाँ बोल सुमित। हाँ हाँ हाँ, एक ही पेज करना है। हाँ हाँ हाँ, आर्टिस्ट करा लिया ना। हाँ नीचे भी लिखा लिया ना सब। हम्म, हाँ 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 ठीक है ना, फिर आप कर दे आप। हाँ वो बारकोड का नम हाँ 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 उस पे डाल दे। उस पे ना बारकोड जो आया ना, बारकोड के नीचे का नंबर भी नीचे डाल देना, वो एनवलप पे। हम्म। हाँ चलिए। तो आई होप आपके दिमाग में ये सारी डेफिनेशन जा चुकी होंगी। वैसे इसको लर्न करने की भी जरूरत नहीं, आई एम टेलिंग यू गाइस, फाउंडेशन तक भी ये नहीं आता। 11th की तो बात दूर ही रही, फाउंडेशन तक भी नहीं आता। बस आपको पता होना चाहिए कि भाई ये रूल्स एंड रेगुलेशन है जो बेनिफिट ऑफ पब्लिक के लिए बनाए गए, अकाउंटेंट्स के लिए बनाया गया है। और इसमें आप ये बात ध्यान में रखना, जो हमारा कस्टम होता है, ट्रेडिशन होता है, उसको ध्यान में रखते हुए फिर ये आपके सारे कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जाते हैं। तो ये किसने बोला? कोलर ने। ठीक है। 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट। तो कोलर ने ये नॉर्मली अगर हम लोग अब बोले सिंपल वर्ड्स में, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट। तो ये राइटिंग में बनाए हुए पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स है, इशूड बाय द एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी। ये भी दिमाग में रखना, इसको कौन इशू कर रहा है बताना, एक एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी इशू कर रही है। ओके। और व्हाट इज द एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी? तो याद रखना, एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी आपकी है कौन बताना, हमारा आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। बात समझो, हमारे जो भी एएस है, तो ये एएस को बनाने में सबसे बड़ा काम कौन करता है बताना, आईसीएआई, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। बच्चों, आप में से काफी सारे लोग हैं जो बड़े होके क्या बनना चाह रहे, सीए बनना चाह रहे। तो सीए का फुल फॉर्म क्या है? तो आई होप पता ही होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट किसके थ्रू बनते हैं? आईसीएआई के थ्रू बनते हैं। ये समझ के लेना, हमारा इंस्टीट्यूट है आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो ये सारे सीए जो मिला के जो इंस्टीट्यूट बना है वो है आईसीआई। ये सबसे पहले दिमाग में लगाओ। अब क्योंकि नाम ही क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो बेटा अकाउंटेंट के पप्पा कौन? सीए। तो सीधी सी बात है ना, अगर मान लो आप लोग को अकाउंटिंग में एक्सपर्ट माना जाए तो किसको माना जाएगा? सीए को एक्सपर्ट माना जाएगा। तो अगर सीए को एक्सपर्ट मान रहे अकाउंटिंग में, तो डेफिनेटली जो अकाउंटिंग में सबको मददगार रहेंगे ऐसे स्टैंडर्ड्स, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये भी कौन बनाएगा बताना? ये आईसीआई ही बनाएगा ना बच्चों। अगर सीए को आप एक्सपर्ट मान रहे हो अकाउंटिंग में, नाम ही क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना। अब अगर आप उनको एक्सपर्ट मान रहे हो अकाउंटिंग की फील्ड में, तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लोगों ने फॉलो करने हैं वो बनाने में सबसे बड़ी फिर हेल्प कौन करता होगा? ये आईसीएआई करता है। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का जो इंस्टीट्यूट है वो इसमें क्या करता है बताना, सपोर्ट करता है। ठीक है। तो ये वही बात बोली है यहाँ पे, दस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट। तो ये रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, इशूड बाय द एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी। एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी इसे इशू करते हैं, और मैंने तो आपको बता दिया कि कौन करता है, आईसीआई। और बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के रिकमेंड, या मैं बोलूंगा गवर्नमेंट के सपोर्ट से ही ये बनता है। और तीसरा, अदर रेगुलेटरी बॉडी कवरिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ रिकॉग्निशन। और इसमें कौन सी चीजें कवर होती है? रिकॉग्निशन, मतलब किस चीज को कब रिकॉग्नाइज करना, कब उसे रिकॉर्ड करने लायक है भी या नहीं, ये जानना हो तो ये इसको बोला जाता है रिकॉग्निशन। उसके बाद मेजरमेंट, मतलब गिनना, आप उसको मेजर कर सकते हो, ये भी कहां दिया जाता है? ये स्टैंडर्ड में दिया जाता है। ट्रीटमेंट, मतलब उसके अब अकाउंट्स में क्या ट्रीटमेंट करो, ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दिया जाता है। प्रेजेंटेशन, उसको बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे बताओगे, कैसे प्रेजेंट करोगे, ये भी कौन बोलता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोजर का मतलब लोगों को बताना। तो ये सब काम कौन करता है बताना? आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करते हैं। ठीक है।
तो आई होप सबको दिमाग में आ ही गया होगा कि आपके एग्जैक्टली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या है। ओके, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट। तो ये राइटिंग में पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो कौन इशू कर रहा है बताना, एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी। दीज आर इशूड बाय हुम, एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी और बाय द गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट भी इसे इशू कर सकता है, या फिर अदर रेगुलेटरी बॉडी कवरिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ व्हाट, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ये हुआ आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब सवाल ये है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मीनिंग देखे, उसमें क्या क्या चीजें आएगी वो भी देखा, बट क्या जरूरत थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की? व्हाट वाज द नीड फॉर मेकिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये भी समझना जरूरी है। क्यों हमारे इंस्टीट्यूट को, आईसीएआई को बोला गया, गवर्नमेंट ने बोला कि बाबा सबके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाओ, अकाउंटिंग की यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट देने के लिए जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो बनाओ, ऐसा क्यों बोला है हमारे इंस्टीट्यूट ने? तो वो दिया गया है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर। तो हम अभी क्या देख रहे हैं, नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्या जरूरत है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने की, तो वो हम लोग अभी देख रहे हैं। तो चलो क्या लिखा गया है यहां पे, द नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज एज फॉलोज। तो जरूरत तो कुछ ऐसी थी, टू प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे, मतलब आपका बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दीज आर आवर व्हाट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेंगे तो इनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलना, तो इसके लिए आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए। अब काफी सारे आइटम हमारे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस में होते हैं जो हमें इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं होते, तो वो उसे आप अंडरस्टैंड कैसे करोगे, कैसे आप उसको इंटरप्रिट करोगे, तो ये सारी चीजें आप लोगों को कहां से समझ में आएगी बताना, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से समझ में आएगी। ओके, तो दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नीडेड टू इंटरप्रिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जैक्टली कैसे होंगे वो इंटरप्रिट करने के लिए क्या किया जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाया जाता है। उसके अलावा टू हेल्प अकाउंटेंट्स टू फॉलो यूनिफॉर्म प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस, मतलब यूनिफॉर्म प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस फॉलो करने के लिए। अब मैंने जैसे आपको बताया, काफी सारे लोग होते हैं अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग करने लगते हैं। अब इनके अलग अलग तरीकों के चक्कर में क्या होता बच्चों, कोई बंदा अलग टाइप की अकाउंटिंग कर रहा है तो उसका प्रॉफिट अलग, कोई बंदा अलग कर रहा है तो उसका प्रॉफिट अलग। अब ये प्रॉफिट मतलब आपकी इनकम, और ये इनकम पे लगता है इनकम टैक्स। तो आप ऐसे अलग अलग अकाउंटिंग करोगे तो गवर्नमेंट को जो इनकम टैक्स जाएगा वो तो भाई आप कुछ अलग ही तरीके से दोगे। तो फिर गवर्नमेंट ने भी एक ही बात बोली कि भाई तुम ऐसा मत करो, आप यूनिफॉर्म प्रोसीजर और प्रैक्टिसेस फॉलो करो। ओके, तो वो सब यूनिफॉर्म प्रोसीजर और प्रैक्टिसेस काय के अंदर दी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर, कि तुमने कैसी प्रोसीजर फॉलो करना, कैसी प्रैक्टिसेस करना, मतलब क्या ट्रीटमेंट्स करना, ये सब आपको कहां दिया गया है, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। तो दो चीजें आप मेरे साथ रिकॉल करने की कोशिश करो, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको बता रहे, या दो चीजों की जरूरत की वजह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए। नंबर वन, टू प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में इतना हमको समझता नहीं है नॉर्मली, बट ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मदद से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की हेल्प से यू विल बी एबल टू इंटरप्रिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंटरप्रिट कर पाओगे, समझ पाओगे। ओके, तो ये उसकी पहली नीड थी। उसके अलावा सेकंड नीड क्या है, टू हेल्प अकाउंटेंट्स टू फॉलो, अकाउंटेंट को इसने हेल्प किया टू फॉलो यूनिफॉर्म प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस। मतलब जो भी आप लोग प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो, जो भी प्रैक्टिसेस आपकी होंगी, उसको यूनिफॉर्म लेके आना या यूनिफॉर्म बनाना, मतलब सब लोग एक जैसी ही प्रैक्टिस करेंगे, इस चीज पे आपका फोकस लाना था। तो वो सिर्फ कौन लेके आ सकते हैं, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑल्सो हेल्प अकाउंटेंट्स टू फॉलो यूनिफॉर्म प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, उसके बाद टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टू और मोर एंटिटीज। अब देखो बच्चों, जब आपको दो बिजनेसेस को कंपेयर करना है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको कंपैरिजन जब भी करना होगा तो यूनिफॉर्मिटी चाहिए। जो भी आप अकाउंटिंग के मेथड्स फॉलो कर रहे हो, प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो, वो आपके यूनिफॉर्मली फॉलो होने चाहिए। दो बिजनेसेस है, वो अलग अलग अकाउंटिंग की पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं, तो वो कभी भी कंपेरेबल नहीं बन सकते, ये आपके दिमाग में फिट कर दो।
दे कैन नॉट बिकम व्हाट कंपेरेबल। मैंने जैसे बताया ना बच्चों, आप 10th पास हो, आप सीए फाइनलिस्ट के 70% से आपके 90% को कंपेयर कर सकते हो क्या? जवाब है नहीं कर सकते। ओके, तो बोलने का वही मेरा मतलब है, जब आपको कंपैरिजन करना हो ना तो आपकी यूनिफॉर्मिटी चाहिए। ओके, यूनिफॉर्म प्रोसीजर चाहिए, तब जाके आपका कंपैरिजन पॉसिबल हो सकता। तो फिर मीनिंगफुल कंपैरिजन करना है तो आपको उसके लिए भी किस चीज की जरूरत है बच्चों? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है? यूनिफॉर्म प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस बताता है। तो अगर आपको समझ रहा होगा, ये एक लाइन में ही 3 जो पॉइंट आए ये इंटर रिलेटेड पॉइंट है। कैसे? क्या जरूरत है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, क्या नीड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की? तो सबसे पहली बात, टू प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मतलब जो बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस है जो बनाए जा रहे हैं उसको अच्छे से समझना है, बेटरली अंडरस्टैंड करना है, तो फिर उसके लिए आपको किसकी जरूरत है बताना? आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। ये हेल्प करेगा अकाउंटेंट्स को टू फॉलो यूनिफॉर्म प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस। आप कोई सब अलग अलग प्रोसीजर्स वगैरह फॉलो ना करो, यूनिफॉर्मली आप लोग क्या करो, जो भी आपकी अकाउंटिंग होगी वो प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस फॉलो करो। तो इसके लिए भी आपको हेल्प या सपोर्ट कौन करेगा? आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सपोर्ट करेगा। ठीक है। और तीसरी बात, टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल कंपैरिजन। अब यूनिफॉर्म प्रैक्टिसेस हो गई, यूनिफॉर्म प्रोसीजर हो गई, वो सब बात सही है, बट इसका जो कंपैरिजन आपको करना है ना, मीनिंगफुल कंपैरिजन करना है ना, तो वो भी पॉसिबल होगा। वो किसकी वजह से पॉसिबल होगा? आपके इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बदौलत पॉसिबल होगा। इज दैट क्लियर? तो बच्चों, ये 3 नीड्स हमने अभी के अभी में देख लिए। उसके बाद, टू इनहेंस रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब क्या हो गया? जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हुए हैं, ओके, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल हो। रिलायबल का मतलब हो गया ट्रस्ट वर्दी। तो अगर आपको ट्रस्ट वर्दी बनाने हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनको और इनहेंस करना है, तो आप ये पकड़ के चलो, यहां पे भी नीड है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। ओके, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इनहेंस द रिलायबिलिटी ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस, इसको ज्यादा रिलायबल बनाना है तो फिर उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। और लास्ट में, टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट इफेक्टिवली। जो भी आपके लीगल रिक्वायरमेंट निकल के आएगी तो उसके लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको हेल्प कर देगा। लीगल रिक्वायरमेंट मतलब लॉ से रिलेटेड रिक्वायरमेंट। ओके, कल चल के आपके कोई कोर्ट वोर्ट के भी इश्यूज हो जाए या और कुछ हो जाए तो उसमें भी आपको सपोर्ट कौन करेगा बताना? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करेगा। अब कैसे करता है, क्या करता है, ये जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे आपको छोटी मोटी बातें और क्लियर होने लग जाएगी। ठीक है। तो बेसिकली दीज आर द नीड्स फॉर योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब अगर हम लोग ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पूरा देखें जो हमने अभी तक सीखा, तो वो हमने क्या क्या सीखा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क और नॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं जिससे अलग अलग इंटरप्राइजेस मतलब अलग अलग जो बिजनेसेस है उनको भी आप लोग कंपेयर कर पाओगे। इट इज नेसेसरी टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल टू इंश्योर कंसिस्टेंसी, एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और हमने कोलर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा, दीज आर द कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट है। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये कौन बताता? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताता। बाय कस्टम्स, लॉ, प्रोफेशनल बॉडीज फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट्स एंड अकाउंटेंट जनरली। तो ये सब किसके बेनिफिट के लिए होता है बताना? आपके अकाउंटेंट्स हो गए या फिर जो जनरल अकाउंटेंट्स है, सबके बेनिफिट के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने देखा। तो क्या नीड होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नीड है बच्चों टू प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आए, ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरी, टू हेल्प अकाउंटेंट्स टू फॉलो यूनिफॉर्म प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस। जो भी आपकी प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हो, प्रैक्टिसेस कर रहे हो, तो वो यूनिफॉर्मली फॉलो होनी चाहिए। मतलब सबके लिए एक जैसी अकाउंटिंग पॉलिसी चाहिए। टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर एंटिटीज। मतलब 2 या 2 से ज्यादा कुछ एंटिटीज होंगी तो उनका कंपैरिजन करना है तो उसमें भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सपोर्ट करेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी बढ़ाना, इसको भी हेल्प करेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एंड लास्ट में, टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट इफेक्टिवली। मतलब जो भी आपकी लीगल रिक्वायरमेंट्स होगी तो वो इफेक्टिवली फुलफिल करना, इसके लिए भी कौन सपोर्ट करेगा? आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सपोर्ट करेंगे।
आई होप सबके दिमाग में ये गया होगा। ठीक है, मैंने जैसे बताया 11 पॉइंट ऑफ व्यू एंड इवन सीए फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इंटर में बड़ा काम में आएगा, बट ये ऐसे सवाल नहीं आते। इंटर में पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे सवाल आते हैं, जो ऑलमोस्ट 200-300 पेजेस का एक अलग, यही पकड़ के चलो आप, अलग पार्ट होता है सी इंटरमीडिएट में। ओके, चलो ठीक है, अभी तक के लिए आपको आई होप समझ में आया होगा। बाकी का पार्ट जो आप IFRS का बचा है तो हम लोग ये देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, देन आवर चैप्टर विल गेट ओवर। ओके, थैंक यू।